नमस्कार, जय हिंद। मैं वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 4, यूनिट 4 को पढ़ेंगे। मैथ में कुल हमारे 6 इकाई हैं, 6 यूनिट हैं। पहला यूनिट है संबंध फलन से, दूसरा यूनिट है बीजगणित, इसमें सारणिक और आव्यूह और प्रतिलोम त्रिकोणमिति आता है, ठीक। और तीसरा यूनिट है हमारा कैलकुलस, जिसमें सान्तकता, अवकलनीय, अवकलन, समाकलन ये आता है, ठीक। और चौथा हमारा ये है जिसमें जिसमें सदिश, बीजगणित और क्या कहते हैं सदिशों का गुणनफल और अदिश त्रिगुणन और हमारा ज्यामिति त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें सरल रेखाएं, समतल, ठीक। तो ये उसके बाद फिर हमारा क्या है, पांचवा यूनिट है। पांचवें यूनिट में हमारा है रैखिक प्रगमन, ठीक। पांचवें यूनिट में हमारा है रैखिक प्रगमन। और छठा तो सभी को पता रहता है, छठा तो सभी को पता है कि हमारा लास्ट में क्या बचता है, प्रायिकता। जो प्रायिकता होगा वो हमारे छठे यूनिट में आएगा। और इस यूनिट में मतलब ये जो पूरा यूनिटों का जो है, जो हमारे मैथ जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कुल 6 यूनिट है। 6 यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण है कैलकुलस, और उसके बाद 44 नंबर का आता है। कैलकुलस कितने नंबर का आता है, 44 नंबर के। और फिर उसके बाद है ये सदिश और अदिश वाला चैप्टर, ठीक। तो ये बहुत ही दूसरे नंबर पे है इसका। 17 नंबर पूछा जाता है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे मैथ में क्या पूछा जाता है, तो ये हमारा पूछा जाता है यूनिट 4 से। यूनिट 4 में कुल 4 चैप्टर हैं, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी है उसमें क्या कहते हैं, उसमें शायद 1 या 2 चैप्टर है, 1 या 2 चैप्टर है। और उसी में पूरा यूनिट 4 को रख दिया गया है। तो हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसमें 4 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। यूनिट 4 को 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया। और 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, सदिश, बीजगणित, सदिशों का गुणनफल, सदिश राशियों का गुणनफल और अदिश त्रिगुणन और हमारा त्रिविमीय ज्यामिति, इसको सरल रेखा और समतल, इसमें 2 टॉपिक हैं, सरल रेखा और समतल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो समतल और सरल रेखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में देखा जाता है। तो हम चारों चैप्टर को पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं किसका, सदिश बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ, फिजिक्स में पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक। भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहला है हमारा सदिश और दूसरा है अदिश। सदिश राशियां और अदिश राशियां क्लास 11th में है इसका। वहां पे आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर भी मॉड निकाल, क्या कहते हैं, मापांक निकालना और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मतलब सदिश गुणन और अदिश गुणन, ये आप 11th में पढ़े होंगे। तो वही सब यहाँ पे है, लेकिन ये मैथ में है, तो मैथ का एक हिस्सा है, तो इसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ इसमें गणित लगाई जाएगी अभी आपको सब पता चलेगा आगे। और अच्छे से हम इसको शुरू करते हैं। पहले नंबर तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, फिक्स है, ये याद रखना। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश, जिसे अंग्रेजी में वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर सब ज्यादा नाम याद रखते हैं, सदिश तो बहुत कम ही लोग याद रखते हैं। लेकिन हम यूपी बोर्ड वाले हैं, तो हम वेक्टर का प्रयोग न करके वेक्टर बोलते हैं, लेकिन समझते सदिश है। सदिश जिसमें दिशा की जरूरत हो, सदिश। अदिश जिसमें दिशा ना हो, वो अदिश हो गया। हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी है, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर को सदिश बोलते हैं और अदिश को स्केलर बोलते हैं। सदिश राशियां, पहले नंबर तो सदिश राशियां जानो, फिर अदिश राशियां जानो। सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक। दिशा और परिमाण जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश कहते हैं। इसको थोड़ा अंग्रेजी में बोल देते हैं।
ऐसी राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड और क्या कहते हैं डायरेक्शन दोनों होती हैं उसे हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक। और जो अदिश अदिश राशियां वे हैं जिसमें केवल केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उससे हम क्या कहते हैं अदिश कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर का एग्जांपल बताते हैं, इसको भी अंग्रेजी में यही सिंपल सी भाषा है। वे ऐसी राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, बस उसको स्केलर बोलते हैं। सीधी सी सिंपल भाषा में जानना है, समझना है, बाकी इस पे अभी से खोज थोड़ी करना है, बस केवल जानते रहना है, क्योंकि ये शब्दों को आगे सुनना कंपलसरी हो जाता है, सुनना पड़ता है। तो सदिश राशि जैसे बल, जैसे ये हमारे हाथ पे मार्कर है, अब इस पे कहा जाए बल लगाओ, अब इस पे कहा जाए बल लगाओ, बल ऐसे लगाएंगे, मार्कर हिल ही नहीं रहा, हम लगा रहे हैं बल लेकिन नहीं हिल रहा है, तो हमको ये बताना होगा कि किस दिशा में बल लगाएं। इस मार्कर के लंबवत लगाएं कि परपेंडिकुलर लगाएं। लंबवत मतलब समकोण, मतलब ये समकोण ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं, ये सब हमको बताना पड़ेगा डायरेक्शन, तभी ये इस पे बल लगेगा। अगर हम पता लगा ऊपर से बल लगा रहे हैं, ये तो खसकी नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा, तो मेरा बल लगाने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है ना, तो नहीं मतलब है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में बल लगाएं ऐसे, तो देखिए मार्कर हिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे लगा रहे हैं तब भी हमारा बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बल लगाने के लिए जब बल लगाएंगे हम, बल तभी लगेगा जब हम दिशा निर्धारण करेंगे कि बल किस दिशा में लगाएं। वैसे वेग होता है, वेग में भी दिशा की आवश्यकता होती है, और त्वरण में, और बल आघूर्ण में तो लगेगा क्योंकि बल वैसे ही घुसा हुआ पड़ा है इसमें, तो आघूर्ण में भी। तो ये सब क्या है सदिश राशियां हैं, बल, वेग, त्वरण, बल आघूर्ण आदि, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है उनको व्यक्त करने के लिए। ठीक। अदिश दूरी, दूरी 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर जाना, उसमें कोई दिशा है भाई? हमको जाना है यहाँ से लेके, जैसे हमको लखनऊ से बनारस जाना है, लखनऊ से बनारस, तो उसमें दिशा थोड़ी देखना है, रोड जैसी जैसे गई है वैसे उसी के हिसाब से हमें चले जाना है। वहाँ ये रोड, अगर रोड से जाएंगे तो आपको दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे जैसे रोड गई है बनारस वाली रोड वैसे चले जाना है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं है। ठीक। दूरी नापने के लिए कोई दिशा है, इतने सेंटीमीटर, यहाँ पूरब में क्या पता 5 सेंटीमीटर इतना होता है और पश्चिम में इतना हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है, कम या ज्यादा नहीं होगी, मतलब परिमाण समान है, चाहे हम इस दिशा में नापे, इस दिशा में नापे, इस दिशा में नापे, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। तो दूरी में हमारी क्या हो गई, अदिश हो गई। द्रव्यमान 5 किलो, हमको 5 किलो हम कहीं जाएंगे आलू लेने, 5 किलो आलू दे दो पूरब दिशा में, 5 किलो आलू पूरब दिशा में मांगा जाएगा नहीं, 5 किलो केवल आलू मांगेंगे, हम ये नहीं मांगेंगे कि इस दिशा में दीजिए उस दिशा में दे दीजिए, ये इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 किलो आलू लेना है तो 5 किलो आलू लेके चले आओ। ठीक। 5 मीटर तार लेना है, तार लेके चले आओ, उसमें थोड़ी देखोगे पूरब में 5 मीटर है और पश्चिम में 10 मीटर लेना है, ये सब कुछ नहीं है। तो दूरी, द्रव्यमान और हमारा चाल, कोई ट्रेन है और तुम्हारे सामने से गई, तो अब उसकी रफ्तार देख के, रफ्तार तुम्हें लगभग अनुमान लगाई जा सकती है, अगर तुम्हें रफ्तार बता दी जाए तो जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ट्रेन, गाड़ी चल रही है, अब उसमें कहीं दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, उसको बताने के लिए, चाल को बताने के लिए कहीं दिशा की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, चाल को बताने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो चाल, दूरी, द्रव्यमान इत्यादि ये सब क्या है, हमारे अदिश हैं। ठीक। तो ये अदिश राशियां हो गई, सदिश राशियां हो गई। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे जो हमारा है सदिश बीजगणित। पहले नंबर सदिश जानेंगे क्या है। ठीक, सदिश जानते हैं। देखिए जैसे हमारा कोई 2 पॉइंट है, एक ये है एक ये है। ठीक, ये हमारा O है, ये हमारा A है।
ठीक, ये हमारे 2 पॉइंट हैं। अब इसमें हमको दिखाना है सदिश, तो सीधी सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, दिशा बता देंगे कि ये इस तरफ ओ से लेके ए की ओर चल रहा है। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, ओ ए वेक्टर। कैसे व्यक्त करेंगे, हमारा ओ ए वेक्टर कैसे व्यक्त करेंगे, ओ ए वेक्टर। ये हो गया, ठीक। अब हमारा जैसे अब इसी को हमको लिखना है ए ओ वेक्टर, ठीक। हमको इसके उल्टा लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए ओ वेक्टर। मतलब जो हमारा दिशा है, ये माइनस बता रहा है कि ये इसकी ओ ए जो है इसकी उल्टा दिशा में है। मतलब हम ए से ओ की ओर नहीं जा रहे हैं, ओ से ए की ओर जा रहे हैं। क्या बता रहा है, हमारा माइनस बता रहा है। और इसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि हम ओ से ए की ओर जा रहे हैं। पॉजिटिव बता रहा है कि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो माइनस है वो बता रहा है कि इसके विपरीत जा रहे हैं। इसको लिख सकते हो, या इसको इस तरीके से या इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं। अब इसके परिमाण को कैसे व्यक्त करेंगे, इसके परिमाण को व्यक्त करेंगे, जैसे हमको इसके परिमाण या मापांक को व्यक्त करना है, मापांक, ठीक। तो मापांक को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो है ये हमारा उसी के आगे मॉड लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मापांक। मॉड निकालने का भी फार्मूला होता है, इसको निकालने का भी फार्मूला होता है कि हम कैसे निकालेंगे इसको। जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ है सदिश, जैसे हमारे पास कोई सदिश वेक्टर ओ ए दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कोई कुछ दिया है, और इसका हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। वो कहता है कि मापांक निकालो, तो इसको भी हम निकालेंगे। इसका भी फार्मूला होता है, इसका हमें फार्मूला अभी आगे हम बताएंगे। तो बस जानिए कि मापांक को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, और सदिश को इस तरीके से। मतलब किसी चीज को अगर दिशा दे दिए हैं तो वो सदिश आ जाएगी, कोई भी है। जैसे पहले ये क्या थी, ये रेखा क्या थी हमारा, ये यहां से यहां तक, इसकी कोई दिशा नहीं है, तो ये हमारा अदिश राशि है। इसमें हमारी कोई दिशा नहीं है, तो हमारा अदिश राशि है ओ ए हमारा क्या है, अदिश है। लेकिन जैसे ही इसमें हम दिशा देते हैं इस तरफ का, तो हमारा क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है, सदिश हो जाता है। अगर हम यही इसी को उल्टा लगा दें तब भी हमारा सदिश हो जाएगा, लेकिन तब यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि दिशा ए से ओ की ओर हो गई, ए से ओ की ओर। जब हम इसको उल्टा लिख रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जानो क्या जानना है, हमें जानना है कि आई जे के कैप क्या होता है, ठीक। ये इतना समझ लिए ना, ये लगभग शुरू ही हो रहा है, पूरा अच्छे बेसिक से ले चलना है इसको अच्छे से। ये आपको पता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसको भी समझो, ये ऐसे तो हम बना दिए हैं, और इसको तो हम ऐसे तो बना दिए हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हमारा मूल बिंदु है ओ। अब हम ऐसे दिखाने के लिए आपको तो ऐसे बना दिए, लेकिन वास्तव में कैसे होता है इसको भी जान लीजिए पहले। देखिए, ये हमारा ऐसे होता है, ठीक। देखो, इधर से भी आप देखेंगे तो इसके बीच के 90 डिग्री है, और इधर भी देखेंगे तो आपको 90 डिग्री है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो यहाँ भी ऐसे हम 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब सभी के बीच जो यहाँ पे कोण बनेगा, इसके और इसके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यही है हमारा। यहाँ पे मैंने इसी को ही मैंने दर्शाया है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ठीक, अगर इसको आप ऐसे देखते हैं, बीच से देखिए, ऐसे करके देखिए, लगभग आपको ऐसे ही दिखेगा। हम ऐसे सामने से इसको दिखा रहे हैं, अगर हम ऐसे इसको दिखाएंगे, ऐसे अगर रखने को रख देंगे, लेकिन ये ऐसे यही ऊप पे जो है हमारा, जो यहीं पे ऐसे सीधे खड़ा हुआ मिलेगा ऐसे,
लेकिन वो सामने से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके सामने से जब हम निकालेंगे तो ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको दिखने के लिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं ताकि हमको दिखाई पड़े कि तीसरी रेखा कौन है। तो ये हम ऐसे इसको फोटो खींचते हैं, तो ये हमारा ऐसे बनता है। जब हम मूल बिंदु से, जब भी हमारा बात होगा सदिश में बात होगा, जब भी हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से ही हम नापेंगे, किसी भी दूरी को मूल बिंदु से ही हम नापेंगे। जब जैसे मान लो हम यहाँ से आई दूरी पे चलते हैं, किसके दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में, आई एक्स एक्सिस की दिशा में अगर चलेंगे तो उसको आई कैप से व्यक्त करेंगे। वाई की दिशा में अगर हम चलेंगे तो उसको किससे व्यक्त करेंगे, जे कैप से। और हम जेड एक्सिस के अगर जेड एक्सिस की दिशा में हम चलेंगे तो हम उसे के कैप से व्यक्त करेंगे। उसे हम किससे व्यक्त करेंगे, के कैप से। अब जैसे हमें चलना है क्या, हमें चलना है इसकी दूरी पे ए, एक्स एक्सिस पे हम कितना चले, हम ए दूरी चले, और वाई एक्सिस पे बी, और इस पे हम सी चल दिए। ठीक, अब इसको हम फिर से हम उस पे समझाते हैं। ठीक, देखो ये हमारा ऐसे है, ठीक, ये हमारा ऐसे है। ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ढक्कन जहां पे कट रहा है वहां पे हमारा ए बी सी है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे इसके बराबर हम उठाएंगे, अगर इसके बराबर हम उठाते हैं तो यहाँ मान लो ऐसे थोड़ा सा उठेगा, और यहाँ से भी इसके भी बराबर यहाँ से उठेगा, और यहाँ से भी उठेगा। जहां पे यहाँ पे एक कोई बिंदु होगा, यहाँ पे एक कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उसी को हम कहेंगे क्या, उसी को हम अगर मिला के लिखें, उसी पॉइंट को अगर हम मिला के लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, जान लो वो पॉइंट हमारा क्या है, ए है। जान लो कोई पॉइंट मिल रहा है, इन सबका मिलने के बाद जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे वो ये ए है हमारा, ए पॉइंट को हम ऐसे व्यक्त कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमारा ओए वेक्टर क्या होगा, आता है सवाल। ओए वेक्टर जो इसका बिंदु निकलेगा ए बी सी, इस बिंदु का हम अगर सदिश लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसी के आगे हम लिख देंगे ओ ए वेक्टर बराबर ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। ये हमारा हो जाएगा ए बिंदु का, ओ ए पॉइंट का सदिश। ए पॉइंट का सदिश क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए वेक्टर बराबर ये। कहीं कहीं पे इसको ऐसे ही नाम दे देते हैं, जैसे इसको एक्स वेक्टर एक्स ऐसे दे देंगे, बोल देंगे कि एक्स वेक्टर एक्स का, तो हो सकता है ओ ए का मान ही हो एक्स, ओ ए वेक्टर का मान हो एक्स वेक्टर, बस उसको मान लिया गया है, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब जैसे हमारा आएगा इस बिंदु का आएगा हमें मापांक ज्ञात करने के लिए, क्या आएगा, मापांक ज्ञात करने के लिए आएगा इसका। तो मापांक ज्ञात करने का फार्मूला बता ही दें अब, क्योंकि अब लिख ही दिए हैं तो बता ही देते हैं। मापांक सदिशों का मापांक, ठीक, सदिशों का मापांक। जैसे हमारा कोई माना कोई पॉइंट ए है और ओ ए वेक्टर का हमें क्या निकालना है, सदिश ओ ए वेक्टर का हमें निकालना है मापांक। तो हम उसका फार्मूला जो बनेगा ओ ए मापांक ओ ए वेक्टर बराबर, देख लेना बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, मापांक का फार्मूला। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मापांक का फार्मूला। ये पहली एक्सरसाइज में तो नहीं, दूसरी एक्सरसाइज में इसका उपयोग पड़ेगा। पहली एक्सरसाइज में इसका उपयोग नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने
अगर हम इस चित्र को बनाए हैं तो इस चित्र को बनाने के बाद अगर इसको हम बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है हमारा ओ से ए का जो परिमाण मापांक निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये है। अब इसके बाद हम जानेंगे शून्य सदिश, सदिशों के प्रकार। अब आएंगे हम क्या, सदिशों के पहले हमने सदिश जाना, अदिश जाना, सदिश जाना, उसके बाद सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं उसको हम जान गए हैं। अब हम जानेंगे सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ सदिश आपको बताएंगे जो कि जानना आवश्यक है। सदिशों के प्रकार, ठीक। तो सबसे पहला है क्या, पहला है हमारा शून्य सदिश। शून्य सदिश नाम से ही लग रहा होगा, शून्य सदिश जिसका कोई दिशा ना हो। मतलब जैसे हमारा शून्य सदिश कहने का मतलब जैसे एक कोई पॉइंट रख दिया जाए, छोड़ो जिसका कोई परिमाण, परिमाण मतलब शून्य। जैसे हमारा ओए का जो मान आए, ओए वेक्टर का जो मान का वेक्टर जो मान आएगा वो हमारा कुल मिला के कितना होना चाहिए, शून्य। यही हमारा क्या है, शून्य सदिश हो गया। बस सिंपल सी बात है। हमारा कुल मिला के जो ये ग्राफ, मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, इसका कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो ओ बिंदु होगा, केवल ओ होगा, मूल बिंदु जो होगा वही ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। जब दो पॉइंट एक ही स्थान पे स्थित हो, मतलब जैसे हमारा ये है तो इसमें एक दिशा दे दिए ओ ए, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई दूरी है, दिशा भी है। लेकिन जब इसमें यही बिंदु ए जो है यहाँ ओ पे बैठ जाए, ओ पर एकदम सट जाए, जिस मतलब इसी पे ओ भी है इसी पे ए है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश। जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम कहेंगे शून्य सदिश, मतलब प्रारंभिक बिंदु। जैसे देखो हमारा ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु। जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक ही पे संपाती हो जाए, मतलब वही है कि एक ही पर संपाती, एक ही बिंदु पर स्थित हो जाए दोनों बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शून्य सदिश हो जाएगा। इसका परिमाण क्या होता है, इसमें परिमाण इक्वल टू शून्य, परिमाण इक्वल टू शून्य हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा मात्रक सदिश। मात्रक सदिश दूसरा क्या है हमारा, मात्रक सदिश। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो जिसका परिमाण एक हो, अभी हमने कहा कि जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम कहेंगे शून्य सदिश, और जिसका परिमाण एक हो उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक सदिश बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 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 एक हो उसे हम कहेंगे मात्रक सदिश। हमारा कुल मिला के वही फिर बात आएगा, जिसका ओ एक वेक्टर ओ ए का मापांक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर ये हमारा एक है तो सीधी सी बात है वो कितना होगा, मात्रक सदिश होगा। ठीक, वो सदिश क्या होगा, हमारा मात्रक सदिश होगा। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा देखेंगे, तीसरा सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब, को इनिशियल वेक्टर का मतलब यही है, ये भी देख लेते हैं। सह आदिम सदिश, तीसरा क्या है, सह आदिम सदिश। आदिम सदिश, ठीक, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक सदिश, 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 दो या दो से
देखो, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, इसका प्रारंभिक बिंदु ये हमारा ओ से शुरू हो रहा है ए तक, ओ से शुरू हो रहा है ई तक, ये ई है यहाँ पे, ठीक, ई तक, ओ से शुरू हो रहा है बी तक, ओ से शुरू हो रहा है सी तक, ओ से शुरू हो रहा है डी तक, यही क्या हो गया हमारा सह आदिम सदिश हो गया। यही क्या हो गया हमारा सह आदिम सदिश हो गया। तो सह आदिम भी समझ में आ गया, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो उसे हम क्या बोलेंगे सह आदिम सदिश बोलेंगे, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे सह आदिम सदिश बोलेंगे। अब दूसरा आता है संरेख सदिश, ये सब जान गए ना, इसको मिटा देते हैं। दूसरा आता है क्या हमारा संरेख सदिश, चौथा होगा संरेख सदिश, संरेख सदिश। दूसरा क्या है संरेख, इसे क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं संरेख को, संरेख सदिश को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो, मतलब जैसे हमारा कोई ओ ए वेक्टर है, ये हमारा बी सी डी ई एफ जी, एक ही रेखा के समांतर होना चाहिए, ये सब क्या है एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें दिशा विपरीत हो या एक ही दिशा में वो मायने नहीं रखता है, हाँ इसमें एक दिशा एक दूसरे के विपरीत हो वो मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि एक दूसरे के समानांतर हो, एक रेखा के समानांतर हो वो दूसरी रेखा क्या हो जाएगी संरेख सदिश। जैसे हमारा ओ ए के समानांतर क्या है बीसी भी है, डी भी है और एफ जी भी है, जी एफ सॉरी जी एफ, इसकी दिशा इस तरफ है इसलिए हम जी एफ बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर, डी वेक्टर और जी एफ वेक्टर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसका डायरेक्शन उल्टा है तो हमने इसको उल्टा लिखा भी जी एफ लिखा ना कि एफ जी लिखा, ठीक, एफ जी नहीं लिखा, अगर हम एफ जी लिखते हैं तो वहां पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा माइनस एफ जी वेक्टर, ठीक। तो हमें क्या लगा संरेख पता चल गया, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखा एक ही रेखा के समानांतर हो, मतलब जैसे क्या है, चलो क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी क्वेश्चन बताने लगेंगे कि ये दूसरे एक्सरसाइज का, पहले एक्सरसाइज में ये नहीं है तो इसीलिए हम बताना नहीं चाहते हैं, ये दूसरे एक्सरसाइज में है, अभी इसमें बता देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बस इतना जान लो अगर एक दूसरे के समानांतर हैं तो क्या होगा जाएगा क्या संरेख सदिश हो जाएगा। और दूसरा समान सदिश, समान सदिश, अब ये आता है समान सदिश, अब इसी में समझ लेते हैं समान सदिश। समान सदिश वे सदिश हैं जो समान दिशा में हो, ठीक, समान दिशा में भी हो, समान दिशा में हो उसे समान सदिश बोलते हैं, बस सीधी सी बात है। परिमाण मतलब इसका ओ ए का परिमाण भी और बी सी का परिमाण अगर बराबर है और दोनों एक ही दिशा में है, परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा समान सदिश हो जाएगा। इसमें ये वाली लाइन मिटा के बाकी सभी क्या है समान सदिश है। पांचवा लिख लेते हैं समान सदिश, ठीक, समान सदिश ये हमारा क्या हो जाएगा समान सदिश, ये तीनों समान सदिश हो गए। अब आता है ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश एफ जी, ठीक, ये ऋणात्मक सदिश है, मतलब ये तीनों एक ही दिशा में लेकिन ये क्या है विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक सदिश, परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो एक दूसरे के विपरीत हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा ऋणात्मक सदिश होगा जो एक दूसरे परिमाण समान हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक सदिश। अब फिर आते हैं हम सदिशों के योग,
सदिशों के, दो सदिशों के योग हम कैसे योग करेंगे दोनों का, अगर दोनों सहयादिम हो। दो सदिशों का योग हम करेंगे अगर दो सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तब। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले एक्सरसाइज जो है वो इसी पे ही चलेगा हमारा। सदिशों के योग, सदिशों के योग, इसको भी जान लो। ये जो हमारा सदिशों के योग का जो नियम है ये त्रिभुज के नियम पर आधारित है। इसे हम त्रिभुज नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज नियम कहते हैं। दो सदिशों का योग को हम त्रिभुज नियम कहते हैं अगर दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो। जैसे अब देखिए, इसको समझना है, इसको लिखने का उतना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन अगर लिख लेंगे तो नोट्स में बना रहेगा, तो आप अगर रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए लिखते चलिए, जितना हम बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं वैसे लिखिए, और जैसे हम बता रहे हैं उसको भी लिखते चलिए जो हम बता रहे हैं। जैसे हमारा कोई ये एक बिंदु है ओ, ठीक, और ये हमारा ए है, ये पी, ठीक। ये हमारा कोई ए से हम चल रहे हैं, ए से चले ओ की तरफ, फिर ओ से हम क्या हो गए, बी की तरफ चल दिए, ठीक। अगर ये डायरेक्शन एक ही दिशा में है और फिर यहां से जो बनेगी रेखा, अगर ये भी इस दिशा में है, चलो इसको छोड़ो, ऐसे देखते हैं। अगर ये है तो हमें जैसे ए बी वेक्टर निकालना हो, तो सीधी सी बात है, अगर इन दोनों को लिखेंगे एओ वेक्टर प्लस बीओ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर, ए बी मतलब ए से बी की ओर चला है, वही दिशा हम पहले ही बता दिए थे। हमारा दिशा क्या निकला इसका, ए बी वेक्टर। अगर हम इसको जोड़ेंगे ए ओ प्लस ओ बी को जोड़ेंगे तो क्या हमारा निकलेगा, ए बी वेक्टर। ये चीज बार बार आपके उसमें आएगी, बार बार एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज है उसमें बार बार आएगी कि आप जब भी देखेंगे अगर जुड़ रहा होगा तो ये इसी तरीके से जुड़ेगा। ये जो हमारा, अगर ये सेम है, ये चीज इसका पहले का अंतिम वाला और दूसरे का पहला अगर सेम है तो वो दोनों गायब होके केवल क्या बचेगा, पहला और अंतिम बचेगा, मतलब ए बचेगा और बी बचेगा। जैसे यहीं पे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझने के लिए ले रहे हैं। जैसे हमारा हो ए, ये हमारा ए हो, ये हमारा बी हो, ये हमारा सी हो। देखो जब ए बी वेक्टर, फिर क्या निकलेंगे हमारा ए बी वेक्टर प्लस प्लस बी सी वेक्टर, तो क्या निकलेगा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। ये और ये बचेगा हमारा, ये गायब हो जाएंगे, ठीक। तो जो कॉमन पॉइंट होंगे वो सहआदिम के तहत वो खत्म हो जाएंगे। इसी ही बोलते हैं क्या हमारा त्रिभुज का त्रिभुज नियम। इसी को क्या बोलते हैं त्रिभुज नियम। इसी का पूरे अभ्यास में है, तो अब इस पे हम सवाल लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। पहले अभ्यास प्रश्न में इस पे चलते हैं, एक अभ्यास आज खत्म करते हैं, उसके बाद अगले दिन अगला अभ्यास शुरू करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न 19.1 में दिया हुआ है, पहला सवाल है, एक समतल में चार बिंदु हैं, में चार बिंदु हैं ए बी सी एवं डी। ये क्या है, हमारे चार बिंदु हैं, चार बिंदु हैं। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, नहीं सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर एवं डी। एक समतल में चार बिंदु ए बी सी डी हैं, तो
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर क्या होगा। इसमें चित्र भी दिया हुआ है, ठीक, इसमें चित्र दिया हुआ है। तो चित्र बना है, ऐसे बना है, एक समतल में 4 बिंदु दिया गया है ऐसे, हाँ इधर से ही शुरू, ए बी सी डी। इसका दिशा भी बताया गया है कि ये इधर ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। अब देखिए, तो इसको हम मिला देंगे इस सी को। अब हमारा क्या बन गया, ये सदिशों का योग वाला नियम, सदिशों का योग वाला नियम बना दिया गया बस। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें किसमें, ए बी सी, ए बी सी में देखेंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना, ए सी वेक्टर, ठीक। हमारा क्या इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये इस तरफ बता रहा है, ए सी ये इस तरफ है, ठीक, ये हम मान लिए हैं, ये ऐसे चल रहा है। अब दूसरा हम त्रिभुज देखेंगे, दूसरे त्रिभुज में देखेंगे तो यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ए वेक्टर, हमारा क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर, ठीक। अब यहीं पे हमें थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम यहीं पे सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, अगर हम इसी को ए सी वेक्टर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, माइनस का ए सी वेक्टर। भाई सी को फिर उधर भेज दे रहे हैं ना, इसको उल्टा लिखना चाह रहे हैं तो इसलिए हम माइनस लगा दिए हैं, तो माइनस ए सी वेक्टर। ये समीकरण हमारा 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इक्वल टू कितना निकला है हमारा, 0। यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चित्र देखकर ही बता सकते थे कि ये इसका मान 0 आएगा, क्यों, जैसे देखो ये यहां गया, ठीक, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, और फिर यहां से यहां आके फिर यहीं आ गया, जहां पहले था वहीं पे आ गया। उसका ओरिजिनल में, वास्तव में उसका विस्थापन कितना होगा, शून्य, शून्य। यहीं पे उसका विस्थापन ही आया है कि वो कितनी दूर गया है, वास्तव में वो जहां से गया था वहीं फिर वापस आ गया, इसलिए इन सब का योग कितना निकला है हमारा, शून्य निकला है। आप देखकर ही बता सकते हैं, यहाँ पर भी बता सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जैसे यहाँ पे कोई नाम बदल दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, एक्स वाई जेड पी दे दो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, फिर यहीं पे आ गया। अगर इसका योग पूछेगा तो इसका भी 0 होगा, इसका उल्टा अगर हो, इसका उल्टा हो, अगर ऐसे दिया गया हो, ऐसे दिया गया हो, अरे ये इधर आएगा, ठीक, ये यहाँ यक्ष से इधर गया ऐसे, फिर ये इधर, मतलब अगर कोई सर्किल टाइप का अगर कोई दिशा दिया गया हो, जैसे इधर से गया इससे चला आया, वहीं पे अगर आ जाएगा तो उसका योग कितना निकलेगा हमारा, शून्य निकलेगा, सीधी सी बात है बस। अब यहीं पे एक सवाल इसी में और है, ये तो ये सवाल है, इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, बस इतना ध्यान देना है, जो हमारा ए बी वेक्टर है उसका मान दिया है वेक्टर ए, बी सी वेक्टर का मान स्मॉल बी वेक्टर, और सी डी वेक्टर का मान स्मॉल सी वेक्टर, और डी ए वेक्टर का मान दिया गया है स्मॉल डी वेक्टर। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सेम है, बस ऐसे ला के लास्ट में ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ए वेक्टर का मान रख दोगे तो आपका एक एग्जाम्पल उदाहरण है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका एक उदाहरण है, एक आपका उदाहरण भी सॉल्व हो गया इसी सवाल से। तो इसीलिए हम इस सवाल को लिए थे कि ताकि एक सवाल के साथ साथ एक उदाहरण भी हो जाए। समझ में आया? ऐसे लगेगा। देखो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, बी गायब हो गया। अगर से बीच में जो है या इसका अंतिम बिंदु बी और इसका प्रारंभिक बिंदु सह आदिम सदिश की जब कंडीशन बनेगी और दिशा क्या हो, एक ही दिशा में हो, मतलब ये डी से ए की ओर आ रहा है और ए से फिर बी की ओर जा रहा है, ऐसे आके ऐसे या ऐसे ए से बी की ओर, बी से सी की ओर। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो आप बी बिंदु जो है सह आदिम बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डी बिंदु सह आदिम बन जाएगा, ए बिंदु सह आदिम बन जाएगा, सी बिंदु सह आदिम बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल एक देखते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में चित्र दिया गया है। चित्र में कहा गया है, चित्र ऐसे दिया हुआ है, फिर से वैसे ही है, सेम वैसे ही है, ए बी सी और डी, सी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर। इसमें क्या कहा गया है, एडी वेक्टर ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा सवाल है, देखो कैसे लगाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस ए से सी को मिला दिया। ठीक, ए से सी को हमने मिला दिया। अब हम देखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। ठीक, ए बी वेक्टर का मान ए है और बी सी वेक्टर का मान बी है, वेक्टर बी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए सी वेक्टर का मान कितना निकला, ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा ए सी, इसका मान निकला है ए प्लस बी। ठीक, ये ए सी का मान निकला है, इसका मान निकला ए सी वेक्टर का मान निकला है ये इतना। अब इस त्रिभुज में देखेंगे हम, इस त्रिभुज में देखें तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर एक चीज यही सबसे बड़ी सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, जो हमारा इसका सी है, ये सी वेक्टर किधर है, तो हम क्या करेंगे, इसका दिशा इस तरफ दिए हैं, तो यहां से भी एडी वेक्टर निकालेंगे। एडी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। ठीक, हमारा ए सी वेक्टर होगा और ए सी वेक्टर का मान कितना निकला है हमारा, पहले हम एडी वेक्टर निकाल लेते हैं। एडी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए सी वेक्टर माइनस का डी सी वेक्टर। डीसी इधर प्लस में है, डीसी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा एसी माइनस का डीसी हो गया। अब हम एसी का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे एसी वेक्टर का मान निकाल चुके हैं, डीसी वेक्टर का मान दिया कितना है हमारा, वेक्टर सी है, तो हम सीधे सीधे मान रख देंगे एडी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडी वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडी वेक्टर। ठीक, इसी तरीके से तीसरा सवाल बहुत आसान है। ठीक, तो तीसरा सवाल दिया है, त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी दिया हुआ है, बी सी ए बी सी। ठीक, एबीसी दिया हुआ है और इसमें कहा गया है बीसी ज्ञात कीजिए, बीसी वेक्टर ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन दे देते हैं सीधे खट से, ए से हम चले बी से चले सी की ओर और सी से फिर चले आएंगे हम ए की ओर। देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे, तो ए क्या निकालना है हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क में क्या दिया हुआ है, नहीं, ए बी प्लस बी सी का योग ज्ञात करना है।
ए बी प्लस बी सी का योग ज्ञात करना है। सिंपल सी बात। अरे अभी जो योग का नियम, त्रिभुज का जो नियम जिसे हम कहते हैं वही है, दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया। क्या कह रहा है? ए बी और बी सी का योग, बी सी का योग। ऐसे देखिए बी से बी गायब हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा? ए सी वेक्टर। बस कुछ नहीं करना, इसमें एक लाइन लिख के छोड़ के चले जाना है, हो गया। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, ये क्वेश्चन लेकिन याद रखना, ये इसी का प्रयोग हर एक सवाल में लगभग होता है। यहाँ पर भी हो रहा है, देखो यहाँ पर बी से बी गायब होके एसी बचा, यहाँ पे भी देखो बी से बी गायब होके एसी बचा, यहाँ से डी से डी गायब होके एसी बचा। तो कुल मिला के इसी नियम पर ही हमारा टोटल सवाल इस तरीके के जो चित्र वाले होते हैं वो सॉल्व होते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, एक सवाल और दिया हुआ है इसी में, चौथा सवाल है वो। बहुत छोटे छोटे सवाल है, कुछ करना नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है? चित्र यही बनेगा उसमें, लेकिन चित्र दिया हुआ नहीं, इस सवाल में चित्र नहीं दिया, भाषा दिया हुआ है। यदि ओए वेक्टर का मान ए है, ओए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है? ओए वेक्टर का मान दिया हुआ है, ये हमारा बी है, ये हमारा ओ है। ओए वेक्टर का मान दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे हमारा ओ होगा, यहाँ पे हमारा ओ बी होगा, और यहाँ पे बी। ठीक, तो ओए वेक्टर का मान ए दिया हुआ है, ए प्लस ओ बी वेक्टर का मान दिया हुआ है वेक्टर बी। हमको निकालना क्या है? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारा ए प्लस का बी निकल गया, बस इसका आंसर यही हो गया। ठीक, हमारा ए बी वेक्टर का मान ये। अगर यहीं पे कहता कि हमें बी ए ज्ञात कीजिए, तो सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे माइनस लगा देते, यहाँ पे क्या कर देते? माइनस लगा देते, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते, हो गया माइनस ए बी। या इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं? बी ए वेक्टर। ठीक, बी ए वेक्टर। अगर हमारा बी ए वेक्टर पूछता तो माइनस ए माइनस बी हम लिख देते, इसका भी आंसर हो जाता। अब इसके बाद अगला सवाल, हाँ अगला सवाल आता है अब प्रूफ करने वाला। पांचवा जो सवाल है वो प्रूफ करने वाला है, तो इसको पहले मिटा दें। पांचवा सवाल है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर। ठीक, देखो इसमें चित्र बना है, और नहीं भी बना होता तो हम तब भी लगा दे, तब भी आ जाता आंसर, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। अभी हम बताएंगे क्या करना है। यहाँ पे क्या है हमारा? ए बी सी और डी, इसका दिशा इस तरफ है, इसका इस तरफ है, और ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे। ठीक, ये है, ये हमारा चित्र बना है। चित्र से हमें चित्र को बाद में देखना है, पहले हम इसको देखेंगे, इसके एलएचएस में देखेंगे। एलएचएस में देखेंगे हमारा बीए सिद्ध करना है, एक बीए यहाँ पहले से है तो हम इसको छोड़ देंगे, इसके आगे देखेंगे। इसके आगे देखिए यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। त्रिभुज का नियम आ जाता है यहाँ पे, जो त्रिभुज वाला योग का नियम है उसमें यही तो है। ए बी सी है हमारा, तो क्या होता है? बीच क्या? बी ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर बराबर सी ए वेक्टर। तो यहाँ पर भी देखिए बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, मतलब बी बी गायब हो जाएगा, हमारा बचेगा ये बी और डी। तो यहाँ पे बचेगा हमारा बी डी वेक्टर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी ए वेक्टर। ठीक, ये एलएचएस है, एलएचएस। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी गायब हो जाएगा, तो बी ए वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा? टू बी ए वेक्टर। तो हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक,
तो ये हो गया। ये फिर से देख लो, हमको हमें सिद्ध करना है बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर हमें एक बी ए वेक्टर दिया हुआ है, तो हम एक बी ए को ऐसे लिख लेंगे। बाकी आगे हम ध्यान देंगे, अगर आगे हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर सी कॉमन, यहाँ पे भी सी कॉमन, ये दोनों मिलकर अगर इन दोनों को त्रिभुज का नियम लगा देंगे तो बी और सी बी डी वेक्टर बचेगा। तो ठीक, यहाँ पे तो बी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ फिर डी से डी गायब हो जाएगा, तो हमारा बी ए वेक्टर हो जाएगा। एक बी ए वेक्टर ये, एक बी ए वेक्टर ये मिलके हमारा 2 बी ए वेक्टर हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो ये जो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 4 का ये पूरा बेस है। अगर आप इसे समझ लिए तो यूनिट 4 जो पूरा है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।